वो एक लास्ट में जहाँ पे मेन मेथड बनाया गया है ना, उस वहाँ पे जो पब्लिक क्लास ऐप है, हम्म। वहाँ पे बस एक एरर शो कर रहा है बार बार, कि मैं आपको बता रही हूँ। वो एरर इसलिए आ रहा है बिकॉज आपने क्लास का नाम कुछ और कंसीडर करके रखा होगा। सर मैंने क्लास का भी नाम चेंज किया, तो अभी वो ऐप है और शुरू वाला जो माई ऐप है, तो पहले मैंने माई ऐप से सेव किया था, तो इसलिए एरर आ रहा था, तो फिर मैंने ऐप करके सेव कर लिया। हम्म। हाँ, उसके बाद फिर मैं फिर मैंने सर बेसिक से पूरा, क्योंकि एक कैसे एक फ्रेम बन रहा है, फिर मैं वापस में पूरा बेसिक से उसको एक एक स्टेप वाइज करके फिर प्रैक्टिकल करके देखने लगी, क्योंकि एक तो पूरा प्रोग्राम था ना। हाँ, यस सर, ये बन गया है, ये रन कर रहा है। करण, जी जी, उसका आउटपुट आउटपुट शेयर कीजिए थोड़ा, फोटो। एक सेकंड सर। हाँ सर, मैं कर रही हूँ। अभी शेयर। यस सर, मैं लैपटॉप से स्क्रीनशॉट लेने का कोशिश कर रही थी, लेकिन ये पता नहीं अटक जा रहा है, तो मैं कोई बात नहीं, पिक लेकर नहीं भेज तो दी हूँ। फोटो क्लिक करके। यस सर, ओके। भेज दिए। या बात फाइन। तो ये कोड है जो हम लोग लास्ट क्लास में जो कोड देखे थे, उसका आउटपुट आ रहा है ना। ठीक है, ये तो लगभग आई थिंक एग्जैक्टली वही कोड है जो हम लोग कॉपी पेस्ट किए थे ट्यूटर टूल्स के नाम से। यू शुड ट्राई टू चेंज इट, उसमें और कुछ कुछ मॉडिफिकेशन लाने की कोशिश कीजिए। डायमेंशन जो दिया हुआ उसको चेंज करके देखिए कि इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ता है। बट वन थिंग दैट इज गुड इज कि एटलीस्ट हमारे पास एक कोड है जो सक्सेसफुली अब रन कर पाया है, सो वी डू हैव अ प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर हम अपना आगे का कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इजंट इट? कोई डाउट यहाँ तक निकल करके आया? नहीं सर, कुछ कुछ था,
जो कि फिर मैंने कहा ना, मैं एक एक करके ना, एक एक बटन, एक लेबल, एक करके वो कर रही थी, तो फिर जो भी छोटा छोटा डाउट था ना, वो भी थोड़ा क्लियर होता चला गया। ये तो जैसे कॉपी पेस्ट कर दिया था, समझ में आ गया था। तो मैं हम्म, आप जो दिए थे फिर उसको मैं बनाने का कोशिश कर रही थी, तो वो थोड़ा दूर तक बना है, तो मैं बटन बना ही रही थी उसको। ओके। एक्चुअली ऐसा ही होता है कि हम लोग पूरा कोड नहीं लिख करके, फार बेटर या कन्वीनियंट यही है, या सजेस्ट भी यही किया जाता है कि आप एक शुरुआती वक्त में एक कंपोनेंट को पहले बना करके देखो। पता चला लोगों को बहुत लंबा कोड लिखना पड़ रहा है, हर छोटे बड़े कंपोनेंट को पहले कंस्ट्रक्ट करो, फिर उसको ऐड करो, उसका डायमेंशन डालो, और फिर उसको फिर फंक्शनैलिटी उसमें प्रोवाइड करो। तो लेआउट का डिजाइन देना, उसको इंक्लूड करना, फिर उसके लॉजिक बिल्डअप करना, तो दीज थिंग्स टू टेक लॉट ऑफ रिसोर्सेज एंड टाइम। इट्स बेटर कि हम फर्स्ट टाइम अगर प्रोग्राम कर रहे हैं, हम लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, तो एक एक कंपोनेंट को पहले फ्रेम करके देखते हैं, है ना। टेक्स्ट बॉक्स पहले आया कि नहीं आया, कहाँ पे जा रहा है, फिर टेक्स्ट बॉक्स होने तो लेबल उसके पैरेलली कहाँ बन रहा है, वो सारा चीज। तो सिक्वेंशली चलते हैं, बट एटलीस्ट आई एम हैप्पी कि हमारे पास एक कोड ऐसा है जो कि करंट वर्जन में आपके पास जो है वो रन कर रहा है। तो कीपिंग दैट एज अ फाउंडेशन, हम लोग आगे प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, हाँ, आप, हम और आपने जो मिलकर के पहले प्रीवियस, इससे पहले क्लासेस में जो कोड देखे थे, समझे थे, उसको भी कोशिश कीजिए रन करने का। अगर वो भी रन कर जाता है तो वी डू हैव द ऑप्शन, आइदर ऐसे बना ले, या प्रीवियस क्लास में जैसा डिस्कस किए थे वैसा वैसा क्रिएट कर लेते हैं। नहीं, ओके। तो लेकिन जब भी प्रोग्राम हम लोग इसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट के कीप फ्यू थिंग्स इन माइंड। ऐसा होता है ना कि कोर्स देख के लगता है कि तो बहुत सारा चीज लिखना है, बट जैसा मैंने लास्ट क्लास या किसी एक क्लास में दिखाया था कि एक्चुअली कोड इज बीइंग रिपीटेड, है ना। एक काम जो आप एक लेवल के लिए कर रहे हो, वही काम बाकी सारे लेवल के लिए भी करोगे। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हर अपने हाथ से लिख रहे हो, आप वहां पे कोड्स को एक बार लिखे और उसको फिर रेप्लिकेट करते चले गए, उसके अंदर का प्रॉपर्टीज चेंज करते हुए, जैसे उसका नाम हो गया, डायमेंशन हो गया, या कोऑर्डिनेट्स हो गया, बस यही चेंज हो रहा है। अदरवाइज लुक एंड फील तो वही चीज रहेगा। सो एक कंपोनेंट आपने बनाया, और ऐसे अगर मल्टीपल कंपोनेंट्स है तो यू सिंपली कॉपी एंड पेस्ट द फंक्शनैलिटीज। नाउ मूविंग फर्दर, आई थिंक मैम ने आपके साथ क्वेश्चन पेपर भी शेयर किया होगा, इजंट इट? यस सर, यस सर। सो डिड यू गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर, कैसा रहा, कैसा लग रहा है? हाँ सर, ठीक था। बस कुछ कुछ जो हमारा अभी सिलेबस नहीं हुआ है उसका है था, कुछ मैं कंफ्यूज हूँ, बस एक मैंने एक ही बार देखा है। एक बार को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। ऑल्सो देयर इज अ वर्ड ऑफ क्वेश्चन दैट इज के डोंट बी टोटली रिलायंट ऑन दिस फॉर्मेट ओनली। मैम ने मुझे बताया था कि ये एक सेमेस्टर का रेफरेंस ले रहे हैं, एक ईयर का रेफरेंस ले रहे हैं। इससे जस्ट ऑपोजिट पेपर एक सेमेस्टर में भी आ चुका है, ठीक है ना। जैसे इसमें अगर मोस्टली थ्योरी कंटेंट अगर है, तो दूसरे वाले में मोस्टली प्रोग्राम्स और उसके बारे में बात कर रहा है, एंड वाइस वर्सा। So we have to be alert and focus कि हाँ, we are covering each and every possible ground, program aspect से भी और theoretical aspect से भी। Okay, first it is the objective, ठीक है। uh, and I had been through these this question paper. uh, I think you might be able to pull it off। अगर हम सिर्फ एमसीक्यू के बारे में बात बोल रहे हैं, तो जैसा 10 एमसीक्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट 7 to 8 आंसर्स आप इसमें डिलीवर कर पाएंगे, अगर यही फॉर्मेट और इसी लेवल का रहा तो, क्योंकि यू हैव बीन अटेंडिंग ऑल द क्लासेस। यस सर।
एंड ऑल्सो यहाँ पे जो क्वेश्चंस जो एमसीक्यू में पूछ रहा है वो सब यूजुअली बहुत कोर लेवल पे या बेसिक लेवल पे पूछ रहा है। इसमें बहुत एडवांस लेवल का चीज सिर्फ आई थिंक एक ही जगह आपको दिखाई दे रहा है कि जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज के बारे में कुछ पूछ रहा है। सेकेंड सेक्शन पे अगर हम थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हैं तो वहां पे भी थोड़ा डीपली जाकर के पूछा है कॉन्सेप्चुअल लेवल का। जैसा क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमसे पूछा है, व्हेन अ वेरिएबल इज कॉल्ड अ फाइनल वेरिएबल एंड व्हाट इज इट्स यूज, है ना। तो फाइनल का फाइनल कीवर्ड के बारे में हम कहाँ पढ़े, इंटरफेस में या एब्स्ट्रैक्शन में पढ़े, स्टैटिक एंड फाइनल। फाइनल अगर हम एक वेरिएबल को बना देते हैं वो क्या हो जाता है, वेरिएबल जो है कांस्टेंट बन जाता है एंड इट डज नॉट चेंज इन द एंटायरिटी ऑफ द प्रोग्राम। जब तक ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक वो वेरिएबल जिसको हम फाइनल कीवर्ड से डिक्लेयर किए होंगे वो अपना वैल्यू चेंज नहीं करेगा थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो ऐसे करके छोटे छोटे चीजों के बारे में पूछ रहा है, अच्छी बात है। थोड़ा कोर लेवल पे जाकर के पूछ रहा है। फाइंड द एरर्स इफ एनी एंड देन रेक्टिफाई इट ऑल्सो। अगर कुछ एरर है तो देखा जाए। सर एरर को तो ऐसे डिक्लेयर नहीं करते हैं जैसे आपने बताया था। किसमें, कौन सा क्वेश्चन? ये वही थर्ड नंबर, फाइंड एरर्स इफ एनी। हाँ, एरे को डिक्लेयर करने का मल्टीपल वेज आता है जावा में, ठीक है। आई थिंक 2 या 3 है, हम एग्जैक्टली भी नहीं बोल पा रहे 3 है या नहीं है, पर 2 तो है। आई थिंक थर्ड ऑप्शन भी है, तो उनमें से एक ही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसमें एरर क्या है, x इक्वल टू वाई इक्वल टू न्यू इंट 20। ये डबल डिक्लेरेशन जो कर दिया है वो एक ही लाइन में पॉसिबल नहीं है। जी जी सर। हम लोग डिक्लेरेशन एक ही लाइन में एक ही बार कर सकते हैं, डबल डिक्लेरेशन पॉसिबल, ये डबल इनिशियलाइजेशन पॉसिबल, ये डिक्लेरेशन तो है, इनिशियलाइजेशन पॉसिबल नहीं। ओके, तो बहुत बेसिक सा चीज है। हाँ, इसके बारे में भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई जो फॉर्मेट लीजिए, इंट अरे वाई का और इंट अरे एक्स का दोनों का डिक्लेरेशन थोड़ा सा हट करके दिया अलग अलग। हाँ सर, पहले उसका पैरेंथेसिस दे दिया, फिर वाई, फिर इंट का 11 साइज दे दिया है। इसमें पहले इंट एक्स देन, तो ये सर वाई वाला करेक्ट है? वाई वाला भी करेक्ट है। ओके सर। हाँ, फर्क क्या है यहाँ पे, वो न्यू कीवर्ड मिस हो गया है किसी। हाँ सर, वही तो आपने बताया, जैसे इंट एक्स पैरेंथेसिस इक्वल्स टू न्यू, उसके बाद फिर हम लोग इंट जो साइज है वो देते थे। एग्जैक्टली, द न्यू कीवर्ड इज मिसिंग। Again, next question is give the difference between single, multi-level and hierarchical inheritance. तो इनहेरिटेंस से तो एक क्वेश्चन डायरेक्टली आया ही थ्योरेटिकल वे में, ठीक है। नाउ क्योंकि हमारे पास 4-5 क्या था, सिंगल था, मल्टीपल था, मल्टी लेवल था, हायरार्किकल एंड हाइब्रिड, 5 टाइप की इनहेरिटेंस अवेलेबल है। इनमें से कोई 2-3 को पूछ सकता है डेफिनेटली थ्योरी में, इनके बीच में डिफरेंसेस बताओ या इनका बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस, या फिर बोले कि प्रोग्राम कंस्ट्रक्टर टू डिस्प्ले द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस बहुत सिंपल सा चीज हमको लगता है कि थ्योरी भी आसान है क्योंकि उसमें रिलेशनशिप के बारे में बताना है, सिंटैक्टिकली भी इसको प्रूव किया जा सकता है, और लॉजिक भी इससे इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। So what is the use of JDBC? We have not covered till now. JDBC क्या है, Java to database, तो Java database connectivity। इसमें हमारे पास ड्राइवर्स आते हैं JDBC 1, 2, 3 ऐसे करके, ठीक है।
तो आई थिंक तो इसको भी कवर कर लेंगे। सेक्शन सी में अगर हम लोग देख रहे हैं, एक्सप्लेन एक्सटेंडिंग इंटरफेसेस विद अ प्रोग्राम एंड वेरिएबल इन अ प्रोग्राम। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? प्रेरणा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या मांग रहा है? नहीं सर, एक्सप्लेन एक्सटेंडिंग इंटरफेस हम लोग पढ़ रहे थे, इंटरफेस। यस यस है ना? उसको एक्सटेंड करने बोल रहा, मतलब कि दो इंटरफेस है, दो इंटरफेस के बीच में भी हम लोग जो कॉन्सेप्ट लगाते हैं वो एक्सटेंड कीवर्ड भी लगाते हैं। दो क्लासेस के बीच में एक्सटेंड कीवर्ड, दो इंटरफेसेस के बीच में एक्सटेंड कीवर्ड, एक क्लास और एक इंटरफेस के बीच में इम्प्लीमेंट कीवर्ड होता है। यस सर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रिलेशनशिप याद रखना पड़ता है। हैविंग सेड दैट, आई थिंक इट वोंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस कि अगर आपको नहीं आ रहा है या रिलेशन याद नहीं है, आपको एक इनहेरिटेंस को प्रूव कर पाओगे जहां पे कीवर्ड अगर आ रहा है तो वो भी जस्टिफाइबल होना चाहिए। बट अगेन दैट डिपेंड्स अपॉन द इन्विजिलेटर और इवेल्युएटर जो पेपर चेक कर रहा है। अगर वो इतना लीनियंट है कि हाँ कॉन्सेप्ट समझ पे, कॉन्सेप्ट पे मार्क्स दे रहा है तो फुल मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। तो बेसिकली इनहेरिटेंस से क्वेश्चन वहां पर पूछ रहा है एक एग्जांपल बनाने के लिए, एंड वेरिएबल इन ए प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सिंक्रोनाइजेशन इन थ्रेड। आई थिंक थ्रेड पहले तो थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन लोग देखिए क्या, मल्टीपल थ्रेड पे एग्जीक्यूट करना, इसका प्रोग्राम शेयर किए हैं क्या? थ्रेड का सर, हाँ, थ्रेड का थ्रेड प्रोग्राम। थ्रेड लाइफ साइकिल पढ़े हाँ सर। हैं, मल्टी थ्रेडेड यस सर, प्रोग्रामिंग अगर नहीं मल्टीपल पढ़े थ्रेड। हैं, यस, नहीं सर आपने पढ़ाया है मल्टीपल थ्रेड एग्जीक्यूशन, हाँ तो दो वो थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन बनाकर। का ही लेते हैं ओके शुरू सर। से। ठीक है, स्टिल अगर एकदम एक स्पेसिफिक सिंक्रोनाइजेशन का ही प्रोग्राम चाहिए, आई विल शेयर इट विद इन अ कपल ऑफ डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब सर्वलेट विद जावा प्रोग्राम। आज हम लोग को सर्वलेट स्टार्ट करना है, ठीक है, स्टार्ट करेंगे। आई प्रिपेयर सम नोट्स रिगार्डिंग सर्वलेट, आई थिंक बाय द एंड ऑफ टुडे हम मैम को शेयर कर देंगे, और अगर आज तक या नहीं तो मोस्ट लाइकली सुबह तक आपको सर्वलेट का नोट्स पूरा मिल जाएगा। ओके सर। Next question is, given are two one-dimensional array A and B which are sorted in uh, ascending order. Write a program to merge them into a single sorted array C that contains every item from arrays A and B in ascending order. तो बेसिकली बोल रहा हूँ जरा देखो हमको समझने के, दो अरे को मर्ज करके उसको सॉर्ट आउट कर देना, या दो अरे को सॉर्ट आउट करके फिर मर्ज कर दीजिए। ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि ये क्वेश्चन बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके लिए। सर मतलब जब से जावा वाला हुआ है तब से सॉर्टिंग तो मैंने नहीं किया है, एक बार देख लूंगी इसको सर। सी में सॉर्टिंग पता है, यस सर, यस सर। लॉजिक वही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है सर, एक बार मैं ट्राई क्योंकि करूंगी। क्वेश्चन मेंशन नहीं किया है कि कौन सा सॉर्टिंग, बबल सॉर्ट है कि सिलेक्शन सॉर्ट है कि हीप सॉर्ट है, तो आपके ऊपर बेनिफिट है, आजादी है कि आप कोई भी सॉर्टिंग इसमें से अप्लाई कर दो। वर्क कहाँ आ रहा है, वो सिर्फ इनपुट और आउटपुट में, वहाँ प्रिंटफ स्कैनर पे काम हो रहा था, यहाँ पे भाई PLN है, और इनपुट लेने के लिए जो ओबी डॉट नेक्स्ट फंक्शन जो ले रहे थे बस वही।
लास्ट क्वेश्चन जो है बड़ा अच्छा दिया है। द एनुअल एग्जाम रिजल्ट ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर एज फॉलोज। तो रोल नंबर है, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, तीन सब्जेक्ट का मार्क्स और रोल नंबर दिया है 100 स्टूडेंट्स का। हम लोग को डेटा रीड करना है टू इनपुट द मार्क्स ऑफ ऑल द 3 सब्जेक्ट्स along with the roll number of each and every student out of the 100 students। टोटल मार्क्स उनको ऑब्टेन करना है, that would be the that is going to be the summation या हाँ total of all the 3 subjects। हाईएस्ट मार्क्स हम लोग को दिखाना है and roll number of the students plus secured it। तो सर ईच स्टूडेंट के लिए दिखाना है टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ईच स्टूडेंट। हाँ each स्टूडेंट, और उसके बाद थर्ड में जो है हाईएस्ट मार्क्स हम लोग को दिखाना है जो इन 100 में से जिसका हाईएस्ट टोटल, मार्क्स हो। यस सर, यस सर। तो ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इनपुट में हम लोग या तो एक अरे ले सकते हैं, अरे ले नहीं ज़्यादा कन्वीनियंट है कि 100 स्टूडेंट्स का स्पेसिफाई कर रहा है और हमारे पास यहाँ पे एक टेबल भी बना हुआ है। तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि एक अरे है जिसमें रोल नंबर से इंसर्ट कर रहे होंगे, एक अरे है जिसमें हम सिर्फ सब्जेक्ट 1 का मार्क्स। तो इस तरह से हम टोटल 4 अरे बना लें। तो इंडेक्स 0 में रोल नंबर 1 का डिटेल होगा। तो उस तरह से हमको पैरेललिज्म मेंटेन करना पड़ेगा कि हर इंडेक्स 0 पे सर इंडेक्स 0 पे टोटल भी तो आएगा, सब्जेक्ट 1 प्लस 2 प्लस 3, वो भी टोटल 0। हाँ हाँ वो चीज है। तो इनपुट के लिए हमारे पास सॉरी 1 2 3 4 4 अरे बन जाएगा और एक रिजल्ट स्टोर करने के लिए वो सेम साइज का अरे बन जाएगा। तो बहुत लेंदी प्रोग्राम होगा सर। 100 स्टूडेंट का फिर सारा वो इनपुट देना होगा, सारा नहीं नहीं मार्क्स। सबका इनपुट क्यों लेना होगा, हम तो लूप लगा लेंगे तो 4 लाइन में तो बन ही जाएगा। ठीक है, हम अरे अगर बना रहे हैं या लूप का सहारा ले रहे हैं तो 2 स्टूडेंट लिखे कि 2 लाख स्टूडेंट लिखे उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लूप बस उतना कंटिन्यूटी में रन करेगा, वो बस टाइम है। ओके सर। ठीक है। हाँ तो क्वेश्चन तो देखने में लग रहा है कि बहुत अच्छा है, मार्क्स अच्छे से सिक्योर किया जा सकता है एज फार एज वी हैव लर्न टुगेदर कि हाँ क्या क्या चीज पढ़ना है, कितना पढ़ना है। हाँ इससे हट करके अगर कुछ आ जाए वी शुड ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट सिनेरियो, जहाँ पे हम लोग के क्वेश्चन में AWT के बारे में पूछते, स्ट्रिंग के बारे में, एप्लेट्स के बारे में पूछते, या ऐसा कोई कंपोनेंट जो कि एडवांस लेवल का थोड़ा सा आ रहा है उससे पूछते। नाउ let me share my screen। ओके, पेंट विंडो हम अपना शेयर किए हैं। आज सर्वलेट के बारे में कुछ चीजों को हम लोग को स्टार्ट कर लेना चाहिए और कुछ कंपोनेंट्स में अगर एरर रह गया है मिस आउट तो उसको लोग अल्टीमेटली कवर अप कर लेंगे। तो आई एम कीपिंग अ टारगेट कि हमारा नेक्स्ट आज जैसे एक क्लास है और 2 क्लासेस में हमारा सारा कंपोनेंट्स डिलीवर हो जाएगा। तो हम लोग के पास सिर्फ एक JDBC बच रहा है। ठीक है।
ओके, सर्वलेट। हम ना एक कुछ कंटेंट इसके बारे में थोड़ा लिख देते हैं, देन आई विल चेंज द टॉपिक फॉर अ व्हाइल के ताकि हम लोग को समझ में आ जाए पूरा रिलेशनशिप है क्या चीज। जस्ट कीप ऑन वॉचिंग। इज इट विजिबल? ये बहुत छोटा हो गया। नहीं सर, मैं जूम कर रही हूँ, विजिबल है सर। अगर आपने इस सेंटेंस को यहाँ तक पढ़ा है तो एक सवाल हम पूछना चाहेंगे जानकारी के लिए। डू एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर? सर पहले कहीं पढ़ा है। हाँ, बीसी का किसी हमारा बस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर था सर। एनी आइडिया कौन से सब्जेक्ट में रहा होगा? सर ईआर मॉडल से था ना, मेरे को लगता है डीबीएमएस में था। आर्किटेक्चर जहाँ पे पढ़ा रहे थे ईआर मोस्ट मॉडल। लाइकली ये चीज आपने कंप्यूटर नेटवर्किंग में पढ़ा होगा या फिर वेब बेस्ड अगर कोई सब्जेक्ट रहा होगा तो वहां पे पढ़ाई हुआ होगा। बेसिकली ये जो है हाँ या मॉडल तो या क्लाइंट सर्वर तो नहीं, बस डेटा आर्किटेक्चर जो है हमारा उसको 3 टायर 2 टायर आर्किटेक्चर बोलते हैं, तो डेटाबेस का अलग हो गया है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जानना थोड़ा सा जरूरी है। जिस जिस आर्किटेक्चर पे हमारा इंटरनेट पूरा फ्रेम किया हुआ है उसको हम लोग क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बोलते हैं। आपके पास एक स्मार्टफोन है, आपने उसमें नेट इनेबल कर रखा है विद द permission or with the support of internet service provider. So let's say you're using a Jio SIM. So Jio is the internet service provider who enables or who provides you the internet access depending upon the rate at which you are purchasing it. तो आपने एक पैकेज रिचार्ज किया होगा 1.5 GB पर डे, 2 GB पर डे या ऐसा कुछ प्लान आपने लिया होगा जिसके बेसिस पे वो इंटरनेट हमें प्रोवाइड कर रहा है। So I receive internet connection on my device. I try to access some data over the internet. अब चाहे वो हम Facebook लॉगिन कर रहे हैं या कोई Instagram का अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं या किसी को मेल कर रहे हैं या हम कुछ XYZ डेटा हम कहीं इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। इट कुड बी एनीथिंग। तो ये जो हम सर्च कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम किसी सर्च इंजन के थ्रू सर्च कर रहे होंगे। So whoever accesses the internet becomes the client. उसने एक रिक्वेस्ट करना है कि भाई I want to access this data, I have this query, I have generated this prompt. हम 3 टर्मिनोलॉजी यहाँ पे बोले हैं, आज के जनरेशन के हिसाब से ये सब चलता है कि I'm searching for this data,
I've given up a query and uh, I've generated a prompt. So if you are using a chat GPT और आप इंटरनेट पे कुछ chat GPT के थ्रू अगर सर्च कर रहे हो तो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू जनरेट अ प्रॉम्प्ट, ठीक है ना. थोड़ा सा डाइवर्ट होंगे हम लोग, बट ये थोड़ा सा आज के मार्केट के हिसाब से कुछ चीजों को भी जानना जरूरी है. तो आई इंटरेस्ट कि हम लोग को इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेना चाहिए. प्रॉम्प्ट क्या है? आई होप सो, आई हैव एन एक्सपेक्टेशन कि आपने पिछले 3-4 महीने कहीं एटलीस्ट एक आध बार चैट जीपीटी पे यूज किया होगा. इज इट सो? यस सर. फॉर व्हाट पर्पस? सर वो एक पैकेज था वहाँ पे, मतलब वो एआई टूल्स के ऐसे करते हैं काम. तो जैसे कुछ भी अभी मान लीजिए मुझे कोई एप्लीकेशन या मुझे कुछ ऐसा कुछ लिखना है तो कुछ नहीं होता है चैट जीपीटी में अपना कुछ एक शॉर्ट सा वो बता दिए कि हाँ मेरा ये है, क्या कोई एप्लीकेशन ही लिखना है तो उसको बता दिया मैंने कि हाँ मुझे ये एप्लीकेशन, मेरा जो बेसिक जो नीड है उसको बता देते हैं. तो फिर उसको एक अच्छे से वर्ड में वो रेडी करके बता देता है कि हाँ ये चीज़ हम इसको लिख सकते हैं. या कुछ पूछना हो, कहीं क्वेरी करना हो तो कैसे क्वेरी करेंगे तो Can you be a bit more? Can you be a bit more specific? कि एक एग्जांपल सर देखिए ऐसा, तो यहाँ पे मैंने ये लिखा तो इसको प्रॉम्प्ट बोलेंगे. लाइक हम क्या भी जानना चाह रहे हैं, हाउ इज इट डिफरेंट देन सर्चिंग ओवर गूगल सर्च इंजन. इसमें और चैट जीपीटी में जो हम लिख रहे हैं उसमें फर्क क्या आ रहा है? सर जैसे हम लोग रेगुलर जैसे गूगल वगैरह में हम लोग सर्च करते हैं तो हमें लगभग सारा अपना कीवर्ड जो हमें चाहिए लगभग सब एक पूरा लाइन हमें प्रॉपरली लिखना पड़ता है. मतलब चैट जीपीटी में ऐसा देखा है कि वो कुछ कीवर्ड या फिर वहाँ वो इमोशंस वगैरह भी वो करते हैं कि हाँ ऐसा है तो वर्ड्स वैसा लेकर के आ जाते हैं कि हाँ ये इमोशनल वाला चीज़ भी वो कवर करता है. तो वो ऐसा है कि मैंने ज़्यादा नहीं, एक ही 2 बार सर बस उसको देखा है. ओके, ठीक है. आई विल गिव यू रेफरेंस. आई ओपन चैट जीपीटी. Initial days में I started searching, for example, let's say चलो JDBC आर्किटेक्चर के बारे में सर्च किया. I simply write what is JDBC आर्किटेक्चर. तो सिंपल सा जैसा हम गूगल सर्च पे सर्च करते थे वैसे ही सर्च या वैसे ही कमांड इंस्ट्रक्शंस या प्रॉम्प्ट हमने चैट जीपीटी को ही देना स्टार्ट किया. तो एक बेनिफिट हमको एज कम्पेयर टू सर्च इंजन, चैट जीपीटी में हमको बेनिफिट क्या मिलता था कि चैट सर्च इंजन में ना वो हमको वेबसाइट का लिंक दे देता था. 8-10 वेबसाइट दे दिया कि भाई इसमें से कौन सा बेस्ट स्टूडेंट आती है आप उसको देख लो. बट चैट जीपीटी में क्या उसने पूरा आंसर फ्रेम करके मुझे दे दिया. एंड इनफैक्ट अगर हम चाहें तो उसमें उसको और कॉन्साइज करवा सकते हैं और डिटेल में मांग सकते हैं. वो रिपीट करके एनालाइज करके फिर से आंसर को और रिफ्रेश वे में हमको प्रोवाइड कर सकता है या उसका और एक्सटेंडेड वर्जन भी प्रोवाइड किया जा सकता है. तो यहाँ से क्या मेरा टाइम बहुत बच गया. इंस्टेड ऑफ सर्चिंग ऑन सो मेनी डिफरेंट वेबसाइट वेब पेजेस हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से सीधे कंटेंट हमको मिल रहा है तो हम लिख पा रहे हैं. सो द थिंग इज दैट इट इज नॉट दैट मच ऑफ यूज कि आप सिंपल सा व्हाट इज, हाउ इज इट ऐसे करके आप चैट जीपीटी से सहारा लो, बिकॉज इट इज अ वेरी पावरफुल टूल. ये चाहे तो यूं समझ लें कि हम लोग कैरियर बिल्डिंग फेज में, तो कैरियर बना सकता है और कैरियर मिटा भी सकता है. इतना उसके अंदर उस टूल का कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है. तो वी हैव टू बी मच मोर एक्टिव एंड मच मोर prominent about how we are searching or what we are searching, how we are framing our question or query that looks like a prompt. तो अभी के जमाने में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत मार्केट में चला हुआ है. इसमें क्या है, द आइडिया इज टू जनरेट अ प्रॉम्प्ट सो दैट यू आर एबल टू रिसीव मच प्रेसाइज आउटपुट एज यू रिक्वेस्टेड. ठीक है ना. अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं या किसी सर्च इंजन पे सर्च करते हैं तो लेट्स से कि यही कंटेंट हमने फिर से सर्च किया, डिस्कस अबाउट जेडीबीसी ड्राइवर्स इन जावा. तो ये कीवर्ड्स को, जैसे आपने बोला टर्मिनोलॉजी, कीवर्ड्स को पकड़ करके, तो कीवर्ड्स को पकड़ करके
सर्च इंजन क्या करता है कि पूछता है कि ये कीवर्ड किस डेटाबेस या सर्वर पे अवेलेबल है, तो वहां से वो डेटा को पिक किया जाए या वो वेबसाइट का लिंक को पिक किया जाए और यूजर के सामने में पेश कर दिया जाए कि भाई गीक्स फॉर गीक्स है, जावा टी पॉइंट है, प्रोग्रामिंग है, XYZ नंबर ऑफ लिंक्स उसने दे दिया। उसने लेकिन हाईएस्ट लेवल पे उन्हीं लिंक्स को रखा जिनका प्रोमिनेंस या जिनका कंटेंट मोर ऑथेंटिकेटेड है, या उनके नंबर ऑफ फुटफॉल्स, नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन देयर वेबसाइट is pretty higher as compared to others। आप कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कुछ भी सर्च करो गूगल सर्च इंजन पे, यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द केसेस गीक्स फॉर गीक्स, जावा पॉइंट, जावा ट्यूटोरियल, ऐसे ही 3-4 वेबसाइट्स हैं जो कि हमेशा टॉप ऑर्डर पे रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये तो एक एस्पेक्ट रहा कि हाँ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, प्रॉम्प्ट जनरेट करना चाहिए या गूगल पे सर्च बार पे सर्च करना चाहिए या डिफरेंट वेज हम लोग रिसर्च किए। मेन थिंग इज इस बात को उठाई क्यों है, बिकॉज जब एक क्लाइंट एक रिक्वेस्ट करता है सर्वर को कि आई वांट टू एक्सेस दिस डेटा, बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर द नेटवर्क हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड, a relationship has to be created so that the server meets and recognizes the client, और आगे आने वाले इन दोनों क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो ट्रांजैक्शन होंगे, जो एक्सचेंज ऑफ डेटा होगा, वो स्मूथ आउट हो जाएगा, उसमें कंपैरेटिवली कम टाइम लगेगा। अभी नेटवर्क एस्टेब्लिशमेंट का क्या है सर, हमको तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट दे रहा है, हम गूगल खोल करके वहां पे सर्च बार पे सर्च कर रहे हैं और रिजल्ट हमको मिल जाना चाहिए उसके बेसिस पे। तो ये नेटवर्क एस्टैब्लिश के लिए जो सीक्वेंस होता है, इसमें हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, आई ट्राई टू राइट इट डाउन, दैट इज नोन एज थ्री-वे हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, थ्री-वे हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल ये क्या करता है कि जब एक क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा सर्वर को, सर्वर को मिल जाए कि क्योंकि मेरे पास डेली बेसिस पे इतने रिक्वेस्ट आते हैं, सबको याद रखना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, तुम नए हो पुराने हो, तुम एक बार अपना पहचान करा दो, टॉकिंग टू द न्यू रिक्वेस्ट कि कहां से आ रहा है। तो थ्री-वे हैंडशेक प्रोटोकॉल में क्या होता है, नेटवर्क एस्टैब्लिशमेंट के लिए जब रिक्वेस्ट गया क्लाइंट से सर्वर के पास, सर्वर ने बोला आई डोंट रिकॉग्नाइज यू, आई डोंट रिकॉग्नाइज द सिस्टम, प्लीज आपने जो मैसेज भेजा है उसको हम एक रिप्लाई दे रहे हैं, आप उसको एक्नॉलेज करो। ठीक है ना, हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसके थ्रू रिफ्लेक्ट कराना चाहेंगे। Consider this part as the client and consider this part as the server, client and server. So first of all, client sends a message to the server कि भाई I want to access
some data or some information from the internet. ठीक है, ये भेजा। सेकेंड फेज पे क्या होता है, सर्वर सेंड एन एक्नॉलेजमेंट फाइल या एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भेजता है टू द क्लाइंट इन रिप्लाई कि ओके आई हैव रिसीव्ड योर मैसेज, बट फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बताओ तुम हो कौन, व्हाई इज इट दैट मच इम्पोर्टेंट, इसका इम्पोर्टेंस क्यों है इतना। द थिंग इज दैट जैसे जैसे इंटरनेट इवॉल्व होता गया, इंटरनेट में डिस्टर्बेंसेस भी और स्पाईवेयर, ब्रॉडवेयर ये सब भी इंट्रोड्यूस होते गए, लोग और भी ज्यादा क्यूरियोसिटी और बिकॉज ऑफ सो मेनी डिफरेंट रीजंस इट मे बी, लोग जो है सर्वर के साथ जो है मिस यूज या सर्वर को गलत तरीके से एक्सेस करने लगे, सर्वर को ब्लॉक करने लगे। एक टर्म आता है जो हम लोग साइबर सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजी से यूज करते हैं, दैट इज नोन एज डिनायल ऑफ सर्वर अटैक, DOS। ठीक है, यू माइट हैव हर्ड और यू माइट हैव सीन दिस टर्म, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, DOS, या डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, DDoS अटैक। है क्या ये चीज? इमेजिन किया जाए कि एक SBI का हमारा ब्रांच है, बैंक का लिस्टपुर वाला या कहीं एक्साइज का, वहां मेरा अकाउंट चलता है, मेरे जैसे लाखों हजारों लोगों का अकाउंट चलता है, और वहां पे सर्वर पे रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, डेली ट्रांजैक्शंस का अपडेट हो रहा है, नए अकाउंट क्रिएट हो रहे हैं तो उनका रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है। सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स बीइंग अपडेटेड फ्रीक्वेंटली। तो रिक्वेस्ट जब गया बैंक के पास या बैंक के सर्वर के पास के XYZ अपडेट हो रहा है, इसमें क्या हो गया, एक कोई स्कैमस्टर है या कोई हैकर है, उसने क्या किया, एक बॉटवेयर जनरेट किया, ऑटो बॉट। ठीक है, जैसे हमारा चैट बॉट आता है वैसे ऑटो बॉट भी आते हैं, और उसने ऑटो बॉट के थ्रू मल्टीपल रिक्वेस्ट टू द सर्वर हैव बीन पुट ऑन। उसने सर्वर को हजारों रिक्वेस्ट, फेक रिक्वेस्ट बना करके भेज दिया। इट कुड बी एनी रिक्वेस्ट, अकाउंट एक्सेस के लिए या फिर पिन चेंज करने के लिए या बैलेंस इंक्वायरी जानने के लिए। इट कुड बी एनी सच फंक्शनैलिटी जो यूजर को प्रिविलेज है कि यूज कर सकता है। तो इनका अगर जहाँ पे सर्वर के पास ऑन अ रेगुलर बेसिस, डेली बेसिस 500 रिक्वेस्ट अगर आते थे एक घंटे में, अभी उसके पास अचानक से 15,000 रिक्वेस्ट या जैसे 2,000 रिक्वेस्ट आ गए हैं एक साथ। एक सर्वर का भी अपना लिमिटेशन है कैपेसिटी का, कि वो इतना ही क्वेरीज को या इतने ही रिक्वेस्ट को रिप्लाई कर सकता है एट ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। अगर उसका लोड बढ़ जाता है तो क्या होता है, सर्वर ऑटो डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, और नया कोई रिक्वेस्ट लेने से मना कर देता है कि जब तक मेरे पास जितना असाइन्ड टास्क है, जब तक हम उसको रेक्टिफाई नहीं कर लेते, जब तक उसको क्लियर नहीं कर लेते, हम नया लोड नहीं ले सकते हैं, नया इंक्वायरी नहीं ले सकते हैं। और इसमें दिक्कत क्या आने लगी कि भाई कि बिकॉज ऑफ सो मेनी डिफरेंट या फेक इनवैलिड रिक्वेस्ट, एक्चुअल कस्टमर या एक्चुअल यूजर जो था उसका रिक्वेस्ट तो एक्सेस नहीं हो रहा है, उसका रिक्वेस्ट तो प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। तो अब एक तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, अगर आप लेट्स से मंडे मॉर्निंग बिजनेस स्टार्ट हुआ है और आपका झटका लग गया कि आपका सर्वर जो है उसको ऑपरेशनल नहीं रख पा रहा है, तो जो लोग लाखों करोड़ों का बिजनेस करते हैं उनका तो नुकसान हो सकता है इसमें। तो ये बॉटवेयर से बचने के लिए या एक ऑथेंटिकेटेड नेटवर्क पे हम चल रहे हैं या नहीं, एक ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट किया जा रहा है या नहीं, इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये 3-वे हैंडशेक प्रोटोकॉल बनाया गया। तो इसमें क्या हो रहा है कि पहले क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया सर्वर को क्या बोलते एक्सेस दिस डेटा, उसने बताया अपना पहचान कराओ, आई हैव रिसीव्ड योर मैसेज, काइंडली एक्नॉलेजमेंट आप अपने को भेज दो। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट फाइल या एक्नॉलेजमेंट बिट एक कुछ होता है नेटवर्किंग में, अगर हम लोग थोड़ा जाएंगे तो वहां पे दिखाई दे सकता है।
ठीक है, ये होता है कि फ्लैग एंड ऑल दो थिंग। ये वापस से जब आया क्लाइंट के पास कि सर्वर ने मैसेज तो पढ़ा लेकिन आगे एक्शन के लिए वो कुछ मांग रहा है, तो ये क्या करेगा, बदले में फिर वो चीज देगा सर्वर को, क्योंकि आई हैव रिसीव्ड योर मैसेज, इट इज ऑल ओके, काइंडली प्रोसीड। ठीक है, हम रेफरेंस दे रहे हैं फिर। तो गॉट माई पॉइंट, थ्री वे हैंडशेक प्रोटोकॉल क्या है? Yes, sir. ठीक है, and a very much important, once the network has been established between the client and server, इसका काम यहाँ पर खत्म हो जाएगा। जस्ट होल्ड ऑन। ओके, ठीक है। तो ये नेटवर्क एस्टैब्लिशमेंट के दौरान ही सिर्फ चाहिए होता है। वंस द नेटवर्क हैज बीन एस्टैब्लिश्ड और कनेक्शन बन गया बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर, थ्री वे हैंडशेक प्रोटोकॉल काम खत्म हो जाता है। उसके बाद वो ट्रांजैक्शन इनके बीच में जो चल रहा है वो स्मूथली चलता है। अब अगर ये मैनुअली जनरेटेड रिक्वेस्ट नहीं होता, ऑटो जनरेटेड रहता रिक्वेस्ट, तो वहां पे क्या होता, जब सर्वर ने रिक्वेस्ट भेजा क्लाइंट के पास, तो क्लाइंट तो ह्यूमन तो है नहीं, वो ऑटो जनरेटेड है, वो रिप्लाई नहीं दे पाता। दैट्स वाई आप देखे होंगे कई बार आप जब फॉर्म फिलअप या कुछ करते हो वैसा काम, वहाँ पे कैप्चा मांगता है या वहाँ पे लिखा रहता है आई एम नॉट अ रोबोट, और उस पर हम लोग को क्लिक करना पड़ता है, isn't it? Yes, तो sir. ये Yes, sir. इसी चीज से निकल करके आया है कि आप एक बार वेरीफाई कर लो ऑन फेस लेवल की आप ऑटो जनरेटेड मैसेज नहीं जनरेट कर रहे, नहीं भेज रहे। अब इसका रिलेशन हमारे पढ़ाई के साथ क्या है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे जावा सर्वलेट्स के बारे में जो पढ़ रहे हैं, और पहले सेंटेंस में उसमें वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर के बारे में कहीं ना कहीं उसने बोल दिया। तो इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट कि हम लोग पहले क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर समझ लें है क्या चीज। बिकॉज एक सर्वर के पास एक टाइम पे हजारों लाखों रिक्वेस्ट आ सकते हैं, हजारों लाखों क्लाइंट्स हो सकते हैं जो रियल टाइम पे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम तीन लोग अभी फिलहाल जुड़े हुए हैं गूगल मीट के थ्रू, बट आर वी द ओनली थ्री पीपल हु आर यूजिंग और हु माइट बी यूजिंग गूगल मीट एट दिस टाइम? No. Across the world, there might be n number of users जो कि अभी गूगल मीट को एक्सेस कर रहे हैं। हो सकता है पैरेलली मैम खुद और क्लास कंडक्ट करवा रही होंगी, हो सकता है हम ही लोग कुछ और एप्लीकेशंस को ओपन करके रखे होंगे जहाँ पे चैट गूगल मीट पे एक्सेस का रिक्वायरमेंट हो, ठीक है ना, मल्टीपल डिवाइसेस से हम लोग कनेक्टेड होंगे, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। सो इन्हीं चीजों को हैंडल करने के लिए, ठीक है, हमारे पास क्या है, अभी सर्वलेट के बारे में हम लोग को थोड़ा सा नॉलेज रखना है कि है क्या चीज। अगेन इसको हम लोग जैसे आगे कंटिन्यू करेंगे तो देखेंगे क्या चीज सर्वलेट का लाइफ साइकिल है, और उसके बाद कुछ कंपोनेंट्स है इसमें। हाँ, इसके पूरा जो हम लोग AWT स्विंग और ये जब अभी हम लोग ऐप सर्वलेट तक जो पहुंच रहे हैं, इनके पीछे इंटेंशन यही था कि इंटरनेट जिस तरह से ग्रो कर रहा था, तो इंटरनेट रिलेटेड एप्लीकेशन या वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को हम लोग को और इम्प्रूव करना था, इम्प्रोवाइज करना था, ताकि फ्लो ऑफ डेटा जो हो वो स्मूथली हो सके। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे बेस करके हम लोग अपने एप्लीकेशंस डेवलप कर सके, ताकि जावा ऐसा ना हो कि आउटडेटेड हो जाए और इंटरनेट रिलेटेड या हमारे पास जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं उसमें जावा कहीं सेट ना हो पाए अपने आप को।
तो JDBC तक जब हम पहुंचे, देखिए कि नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट को भी बहुत हद तक लिया हुआ है। प्रोटोकॉल्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो उसके थ्रू पोर्ट नंबर्स हमें दिए रहते हैं, उसके थ्रू भी एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड किया जा सकता है। So what I will do I'll send the complete notes of servlet by tonight, और उसके बाद एक बार आप इसको पढ़ के देख लो। अगर कुछ डाउट रहा तो उसको डिस्कस करेंगे, अदरवाइज सीधे उसका आर्किटेक्चर या उसका लाइफ साइकिल जो है उस पर आकर के सर्वलेट को कोशिश करेंगे एक क्लास में कंप्लीट कर देने का। बिकॉज लास्ट में अब हमारे पास सिर्फ देखा है तो थियोरिटिकल एस्पेक्ट के ही कंपोनेंट्स बचे हैं जिनको हम लोग 1 से 2 क्लास में कवर अप कर सकते हैं। सो वंस वी कंप्लीट सर्वलेट इन द नेक्स्ट क्लास, हम लोग JDBC को स्टार्ट करके एंड विल वाइंड अप विद द सिलेबस। इज इट ओके प्रेरणा? यस सर। सर उसके नेक्स्ट पेज में एक JSP आर्किटेक्चर भी है एक यूनिट हाँ, वो 5 में। JSP जावा सबलेट या सब पेजेस है, उसको भी देख लेंगे। बट एक्सपेक्ट वेरी रेयर कि JSP के बारे में कहीं कुछ पूछेगा। Servlet is the most important thing. JDBC, these are the two important components of Java. इनके बारे में आ सकता है और आता भी है, ठीक है। बट स्टिल हाँ, जो कंपोनेंट्स से छूट रहे हैं उसको हम लोग बना करके नोट्स प्रिपेयर करके डिस्कस करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। ओके सर। ओके, ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर।